आपने वो मूवी देखी है थ्री इडियट्स। उस मूवी की शुरुआत में रैंचो अपने प्रोफेसर को बुक की डेफिनेशन बताता है। वेरी वेरी टीडियस डेफिनेशन। ऐसी डेफिनेशन कि जिसको आप सुनेंगे तो आपका जिंदगी में दोबारा किताब उठाने का मन नहीं करेगा। लेकिन टेक्निकली दैट डेफिनेशन इज करेक्ट। और हाँ, आसान भाषा में वो किताब का मतलब भी समझा देता है। लेकिन इस मूवी के इस सीन से कन्या राशि वालों का क्या लेना देना? लेना देना है, क्योंकि कन्या राशि के लिए आने वाला समय एक ऐसा समय हो सकता है जहां पर उन्हें आईना बनना भी पड़ेगा और आईना देखना भी पड़ेगा। कैसे? ये सारी बातें जानेंगे आज के वीडियो में, जहां मैं लिख रही हूं कन्या राशि के नाम एक पत्र। नमस्ते। भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आपकी मदद भी कर सकता है। आज के वीडियो में हम कन्या राशि के आने वाले कुछ वर्षों को डिस्कस करने वाले हैं और इसके साथ साथ ही इन आने वाले वर्षों में कौन से ऐसे पैटर्न्स रहेंगे या कौन से ऐसे एस्ट्रोलॉजिकल मूवमेंट्स रहेंगे जो उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होंगे, उनको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ साथ ही हम ये भी जानेंगे कि कन्या राशि वाले लोग किस तरीके के चैलेंजेस को फेस करने वाले हैं। कुछ समय पहले मैंने मीन राशि के लिए एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि राहु और शनि की मूवमेंट्स के कारण उन लोगों के जीवन में 180 डिग्री का बदलाव कैसे आने वाला है। और आज हम ये जानेंगे कि यही दोनों ग्रह और इसके साथ जो बाकी के ग्रह हैं उनकी मूवमेंट्स जब मैच की जाएंगी तो फिर आपके लिए किस तरीके के रिजल्ट्स निकल कर आ सकते हैं। इसमें से बहुत सारी बातें आपको सुनने में हो सकता है कि अच्छी ना लगे, हो सकता है आपको एकदम फालतू लगे, लेकिन इन सब चीज़ों का होना भी ज़रूरी है सो दैट यू अंडरस्टैंड कि आपको ग्रो कैसे करना है और आपके चैलेंजेस कहाँ से और कैसे आने वाले हैं। ध्यान से सुनिए और ओपन माइंड रखकर सुनिए, ताकि आप अपने चैलेंजेस को आइडेंटिफाई करके अपने मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करके आगे बढ़ सकें और जो भी चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं उन चीज़ों को, उन परेशानियों को अपने से दूर कर सके फॉर द लॉन्ग टर्म। सबसे पहले जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांजिट होने वाला है वो है केतु का। दरअसल राहु केतु का एक्सिस अब मीन और कन्या राशि की तरफ बढ़ चुका है। 30 अक्टूबर को ये ट्रांजिट हो चुका था और जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे उस समय पर केतु कन्या राशि में ही गोचर कर रहे होंगे। इसमें सबसे खास चीज जो ध्यान देने योग्य है वो ये है कि आपके लिहाज से केतु पहले घर में होंगे, यानी केतु विल बी इन द फर्स्ट हाउस। और जो दो प्लैनेट्स हैं जिन्हें हम तामसिक प्लैनेट्स कह सकते हैं, कार्मिक प्लैनेट्स कह सकते हैं और इसके साथ साथ ही चैलेंज क्रिएट करने वाले प्लैनेट्स कह सकते हैं, राहु और शनि, ये दोनों ही प्लैनेट्स आप लोगों के लिए गुजरेंगे सातवें घर से। फिलहाल इस समय नवंबर चल रहा है, तो नवंबर के समय पर राहु आपके सातवें घर में होंगे, लेकिन आने वाले 2-2.5 सालों में शनि भी आपके सातवें घर में मूवमेंट करेंगे, जो कि इस समय पर छठे घर में है। यानी कि देखा जाए तो दो बेहद चैलेंजिंग एनर्जीज 6th हाउस एंड 7th हाउस में आप लोगों का इंतजार कर रही है। और ये चैलेंजिंग एनर्जीज अभी के लिए नहीं, बल्कि कम से कम 2027 तक के लिए आप लोगों को इफेक्ट करेंगी और उसके बाद भी अपने कुछ रेमिनेंट्स छोड़कर जाएंगी, यानी कुछ ना कुछ अपना हिस्सा वो जरूर छोड़कर जाएंगी। बीच बीच में हर साल में एक बार आपकी राशि के पहले घर में से केतु के साथ कंजंक्शन करते हुए सूर्य गुजरेंगे और आपकी राशि के छठे और सातवें घर में शनि और राहु के साथ कंजंक्शन करते हुए भी सूर्य गुजरेंगे। चंद्रमा जो है वो ऑफ कोर्स महीने में 2 बार आपके राहु के साथ और केतु के साथ कंजंक्शन बनाएंगे और महीने में 1 बार वो कंजंक्शन बनाएंगे सैटर्न के साथ। तो राहु केतु एक्सिस पे महीने में 2 बार और सैटर्न के साथ महीने में 1 बार। इसके साथ साथ ही वीनस, मार्स और मर्करी, यानी कि शुक्र, मंगल और बुध, ये जो छोटे ग्रह हैं जो कि छोटे ऑर्बिट्स रखते हैं, उनका भी कॉन्टिन्यूअसली बार बार यहाँ पर मोशन और इन तीनों प्लैनेट्स के साथ कंजंक्शन होता रहेगा। एंड स्पेसिफिकली इसमें कंजंक्शंस आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे अलोंग द राहु केतु एक्सिस। याद रखिए, क्योंकि केतु
और राहु हमेशा उल्टे चलते हैं और शनि मोस्टली मार्गी चलते हैं, इसीलिए राहु और शनि एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं। वो एक ही डायरेक्शन में एक साथ नहीं जा रहे हैं, बल्कि राहु पीछे आ रहे हैं और शनि बार बार वक्री होते होते आगे बढ़ेंगे। सो दे विल क्रॉस ईच अदर एंड दे विल क्रॉस ईच अदर एट द 6th and 7th हाउस ऑफ योर कुंडली। तो ये अपने आप में एक अच्छा खासा इवेंट आप लोगों के लिए रहेगा। जब होगा तो उस पर हम डिस्कशन जरूर करेंगे। सो आई होप कि आपको जनरल प्लैनेटरी प्लेसमेंट जो है वो समझ में आ गई होगी। जुपिटर अभी आप लोगों के 7वें घर से होकर निकले हैं। सो जुपिटर अगेन यहाँ पर कम से कम अगले 6 वर्षों तक आपकी राशि कन्या में नहीं आने वाले हैं। तो 5-6 वर्ष तक जुपिटर के साथ आपके जो इंटरैक्शंस होंगे वो मोस्टली एंगल्ड इंटरैक्शंस होंगे, क्योंकि वो आपके पहले घर में अगले 5-6 वर्षों तक नहीं पहुंचने वाले। सो दिस इज हाउ द होल चार्ट इज प्लेस्ड इन योर कुंडली। ऐसे में आप लोगों के साथ बहुत सारी चीजें होने वाली हैं। सबसे पहले देयर विल बी स्कैटर्ड आइडेंटिटी, यानी अपनी आइडेंटिटी क्या है, आप खुद में क्या है, कौन सा विचार आपका खुद का है और कौन सा विचार आपने दूसरों से अडॉप्ट किया है, इसके बीच में डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कौन सी चीजें आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप करना चाहते हैं और कौन सी चीजें आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हर कोई कर रहा है, ये भी डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो इट विल बी डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन योर इन्फ्लुएंस एंड योर ट्रू डिजायर। फॉर इंस्टेंस, आप लोग शादी करने वाले हैं, आप चाहते हैं कि क्योंकि अरेंज मैरिज हो रही है इसलिए यू गेट अ फेरी टेल टाइप वेडिंग। शायद आपने सोचा था कि मे बी यूल गो फॉर अ लव मैरिज, तो जो लम्हे शायद आपको लगता था कि एक कपल के हो सकते हैं, आप उसे एक प्री वेडिंग शूट में कैद करना चाहते हो। द क्वेश्चन हियर इज, डू यू वॉन्ट टू डू दिस क्योंकि आपकी ऐसा करने की इच्छा है, या फिर आप ऐसा इसलिए कर रहे हो क्योंकि हर कोई कर रहा है एंड यू वॉन्ट टू बी ऑन टॉप। तो जो हर कोई कर रहा है आप उससे पीछे नहीं रहना चाहते, आप भी टॉप पर रहना चाहते हो, इसीलिए यू आर गोइंग फॉर दिस प्री वेडिंग शूट। तो उस चीज की एग्जैक्ट प्रेरणा क्या है, उसका इंस्पिरेशन क्या है, ये पता करना मुश्किल है। अब ऐसे में छोटी मोटी जहां पर चीजें होती हैं, ऑफ कोर्स देयर इज नो प्रॉब्लम, क्योंकि अब मैंने आइसक्रीम खाई क्योंकि मेरी सहेली ने आइसक्रीम खाई, वेरी बेसिक थिंग राइट, इससे क्या हमारे जीवन पर असर पड़ेगा, पड़ता है बट आपको महसूस नहीं होता। लेकिन अगर हमारी आदतें ऐसी रहती हैं और हम लोग समझ नहीं पाते कि कौन सा इन्फ्लुएंस बाहर से आ रहा है और कौन सी इच्छा अंदर से जन्म ले रही है, तो फिर हम बड़ी बड़ी चीजों में गलतियां करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने कोई स्पेशलाइजेशन सिर्फ इसलिए किया क्योंकि आपके साथ वाले कर रहे हैं, या आपको लगता है कि इस इंडस्ट्री में टिके रहने के लिए ये करना जरूरी है, या फिर आपने एक पर्टिकुलर तरीके से एक पर्टिकुलर किस्म के व्यक्ति से शादी की क्योंकि ये करना जरूरी है। आजकल के पॉप बहुत ज्यादा चल रहा है, तो आपको लगता है कि भैया के पॉप सुनना चाहिए, चाहे समझ में नहीं आ रहा है बट फिर भी यू वांट टू लिसन। There is nothing wrong in listening, of course. Don't worry about it. You can totally listen. Even I listen. That's okay. So इस तरह के इन्फ्लुएंसेस, छोटी चीजें, बड़ी चीजें, हर तरीके की चीजों में दूसरों के इन्फ्लुएंसेस और मेरे इन्फ्लुएंसेस क्या हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। जितना आप लोग यहाँ पर स्टेबल रहोगे, जितना आप लोगों को मालूम रहेगा कि भाई मैं क्या करना चाहता हूँ, उतना आप लोगों के लिए ज़रूरी ये अच्छा ट्रांजिट जाएगा। अगले आने वाले जो 4-5 साल हैं वो बेहतर बीतेंगे, बिकॉज जब गुरु आएंगे आपकी राशि कन्या में आफ्टर 5-6 ईयर्स, तब तक आप राहु और शनि के अपने चैलेंजेस से लड़ चुके होंगे। यू विल बी डन। राहु पहले आपके 8वें घर में थे, फिर वो अब आपके 7वें घर में आए हैं, एंड देन वो आपके 6ठे घर में जाएंगे, फिर 5वें में जाएंगे। शनि 6ठे घर में है, फिर 7वें में, फिर 8वें में। तो अगले जो 5-6 साल हैं वो ऐसे ही इन दोनों प्लैनेट्स के एक दूसरे के क्रॉस करने में आपके बीत जाएंगे। सो नंबर 1, यू विल बिकम अ मिरर टू पीपल। मिरर कैसे? ऐसा नहीं कि आप उन्हें सही चीज बता रहे हो, दरअसल आप सामने वाले की हर चीज को रिफ्लेक्ट करना शुरू कर दोगे। When we were a little younger, तो आप लोगों ने देखा होगा ना, एटीट्यूड कोड्स बड़े आते थे, उसमें ये लिखते थे कि आई एम ओनली एज गुड एज यू आर, यानी आप मेरे साथ जैसा बिहेव करोगे मैं भी आपके साथ ऐसे ही बिहेव करूंगा। बट द ट्रूथ इज, अगर आप एक स्टेबल इंसान हो, आपकी थिंकिंग स्टेबल है, और अगर आप लोगों को मालूम हो कि आपका बिहेव करने का तरीका क्या है, तो फिर सामने वाला कैसा भी बिहेव करे इससे फर्क नहीं पड़ता।
ऐसा तो नहीं हो सकता कि आज सामने वाला आपसे प्यार से बात कर रहा है तो आप आज उनसे प्यार से बात करो और कल वो आपको देखकर चिढ़ जाए तो पूरी दुनिया में आप उसकी बुराइयां पीटते फिरो। दिस इज नॉट पॉसिबल एंड दिस इज ऑल्सो नॉट सस्टेनेबल, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको वहां पर स्टेबिलिटी की कमी महसूस होगी, आपको समझ नहीं आएगा हाउ टू डील विद दिस पर्सन, और इसके साथ साथ आपको ये भी नहीं समझ में आएगा कि अपने इमोशंस को इस व्यक्ति के प्रति आपको एक्सप्रेस करना कैसे है। सो दैट कुड बी वन ह्यूज प्रॉब्लम हियर कि सामने वाला जो है आप वैसे ही हो जाओ। आप लोगों से कहो व्हाट डू यू वांट, बिकॉज राहु सातवें में है, तो राहु जब सातवें में जाता है तो ये कपलिंग की टेंडेंसी, टू बी विथ पीपल, ग्रुप्स का हिस्सा होना, एक कपल का हिस्सा होना, ये चीजें बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। इवन दो यू आर फीलिंग लोनली, एक अकेलापन महसूस होता है, दुनिया से कटा कटा महसूस होता है, लेकिन उसके साथ साथ ही आप क्या कोशिश करते हो कि आप किसी चीज के साथ तो जुड़ो, कहीं तो जाके आपका जुड़ाव हो, कैसे करके तो आपकी आइडेंटिटी फॉर्म हो। प्रॉब्लम यह है कि राहु जो भी करता है शॉर्ट टर्म करता है, इसीलिए आप लोग ऐसे लोगों को बहुत देखेंगे जो कि एक साल एस्ट्रोलॉजर होते हैं, अगले साल ज्वेलरी डिजाइनर होते हैं, अगले साल लाइफ कोच होते हैं, अगले साल कुछ और होते हैं, वट एवर इज ट्रेंडिंग। तो उस समय पर जो भी ट्रेंड हो रहा होता है वो होते हैं। कभी फैशन मॉडल बन गए, कभी फैशन डिजाइनर बन गए। सो इस तरह के चेंजेस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। एंड ऑफ कोर्स जितना आप अपने आप में स्टेबल हैं, जितना आप ये समझते हो कि कौन सी चीज इन्फ्लुएंस के थ्रू आ रही है और कौन सी चीज मेरी अपनी डिजायर है, उतना ही आप लोगों के लिए जीवन सुखी होता जाएगा। अदरवाइज आप इन्फ्लुएंसेस में फंसते चले जाओगे। क्यों? क्योंकि राहु सातवें में है, केतु पहले में है, तो ये कपलिंग की नीड, चीजों के साथ जुड़े रहने की नीड बहुत ज्यादा होती है। क्योंकि राहु शॉर्ट टर्म है और केतु की एनर्जी जो है वो फोकस्ड नहीं है, वो स्कैटर्ड है, बिखरी हुई है, इसी वजह से किसी भी चीज के साथ जो लगाव होता है वो बहुत सतही लगाव होता है। ऐसा नहीं होता कि आप डीप लेवल पर किसी चीज से जुड़े हुए हो। फॉर इंस्टेंस, अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि आपको फैशन पसंद है, हो सकता है कि आपको फैशन का कंटेंट कंज्यूम करना पसंद हो, आपको रनवे मॉडल्स का कॉन्फिडेंस, उनके चलने का तरीका, अलग अलग डिजाइन्स देखना पसंद हो, आप लोगों को जो फैशन क्रिटिक्स होते हैं उनके आर्टिकल्स पढ़ना बेहद पसंद हो, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है दैट यू हैव सडनली बिकम अ फैशन डिजाइनर योरसेल्फ। क्योंकि जिस लेवल पर वो लोग हैं उस लेवल पर पहुंचने के लिए कई सालों तक मेहनत करनी पड़ती है, और फर्स्ट हाउस केतु एंड सेवेंथ हाउस राहु हमें उतना डीप किसी चीज में जाने ही नहीं देता है। दैट इज वेयर थ्री इडियट्स और रैंचो वाली जो बुक की कहानी थी वो यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसलिए नहीं कि रैंचो ने कुछ कहा, बल्कि इसलिए कि मैं चाहती हूं आप डिफाइन करें कि एक किताब क्या है। कैन यू डिफाइन इट? हो सकता है आप रैंचो का पहला अप्रोच लें, टीडियस वाला, हो सकता है आप दूसरा अप्रोच लें, सिंपल भाषा में समझाने का, बट असल में बुक एक प्रिंटेड इंस्ट्रूमेंट है, एक टूल है ऑफ नॉलेज, जहां पर नॉलेज तो बहुत सारी है लेकिन वो एक खास तरीके से संजो कर रखी गई है। तो ऐसा नहीं है कि आपको फैक्ट्स मिल रहे हैं हर पन्ने पे, रैंडम फैक्ट्स नहीं, रैंडम फैक्ट्स नहीं है। चीजों को एक खास तरीके से लयबद्ध किया गया है, चीजों के लिए खास तरीके से एक ढांचा तैयार किया गया है और उस ढांचे के अंदर वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है, एंड दैट इज व्हाई इट इज अ बुक। और यही फर्क होता है अच्छी किताबों में और खराब किताबों में। अच्छी किताबों का स्ट्रक्चर, उनका ढांचा हमेशा अच्छा होता है, और नॉलेज को वो एक खास तरीके से आप लोगों को प्रेजेंट करते हैं ताकि वो नॉलेज ओवरवेलमिंग ना लगे और ताकि वो नॉलेज लंबे समय तक आप रिटेन कर सको। फॉर इंस्टेंस, अगर आपको भारत की आज़ादी के बारे में पढ़ना है तो आप 1947 से स्टार्ट कर नहीं सकते, आपको उसको 1857 से स्टार्ट करना पड़ेगा, या हो सकता है उससे भी पहले से, ताकि आप समझ सकें कि आज़ादी के लिए जो लड़ाई छिड़ी थी उसका कंटेक्स्ट क्या था, और आप उस कंटेक्स्ट को आज के कंटेक्स्ट में नहीं लगा सकते। द मोर यू अंडरस्टैंड इट, द बेटर योर लाइफ विल बी, बिकॉज नॉलेज तो मिल रही है लेकिन स्ट्रक्चर्ड नॉलेज मिल रही है, एक खास तरीके से क्रमबद्ध की हुई, एक खास तरीके से लयबद्ध की हुई नॉलेज आपको मिल रही है। दैट इज ऑल्सो द डिफरेंस बिटवीन सिम्फनी एंड कैकोफनी। सिम्फनी का मतलब होता है कि कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स एक साथ एक खास लय से बज रहे हैं,
और क्योंकि वो एक साथ एक खास लयबद्ध तरीके से बजाए जाते हैं, इसीलिए हमें खूबसूरत म्यूजिक सुनने को मिलता है। कैकोफोनी वो कंडीशन होती है जहां पर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स कह लीजिए या लोग कह लीजिए एक साथ ही शोर कर रहे होते हैं। उनमें कोई लय नहीं होती, उनमें कोई क्रम नहीं होता, और इसी वजह से वो हमारे कानों को शोर की तरह महसूस होता है। अगर आप सेम इंस्ट्रूमेंट्स को सिर्फ बजाना शुरू कर दे विदाउट इवन थिंकिंग कि इनका लय क्या होगा, इनकी क्रम क्या होगा, तो वो कैकोफोनी हो जाएगी, सिम्फनी नहीं रह जाएगी। आपके केस में इस समय कैकोफोनी का माहौल है, सिम्फनी का नहीं है। तो कैकोफोनी को सिम्फनी कैसे बनाना है, शोर को संगीत कैसे बनाना है, वो अब आप लोगों पर निर्भर करता है और आप लोगों के एफर्ट्स पर निर्भर करता है। आप लोग कितने स्टेबल हैं अपने जीवन में, उस पर निर्भर करता है। इसीलिए अगेन मैं इस पॉइंट पर आती हूं, पहले पॉइंट पर, कि ये जानिए कि आप क्या चाहते हैं वर्सेस क्या आप चीजों को सिर्फ इसीलिए करना चाहते हैं क्योंकि आपके ऊपर इन्फ्लुएंस पड़ा है। ओके, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये डिस्टिंक्शन अगर आप अपने जीवन में करोगे, लाइफ बहुत बेहतर हो जाएगी। ठीक, सो राइट नाउ अगेन लेट्स कम बैक टू द सेकेंड पॉइंट। आप लोग दूसरों के हिसाब से ढलना चाह रहे हो लेकिन 100% कमिटमेंट नहीं कर रहे। फॉर इंस्टेंस, आप लोगों ने कोई ग्रुप ज्वाइन किया, एनी ग्रुप, लेट्स से स्पोर्ट्स ग्रुप है, आप उस स्पोर्ट्स ग्रुप में गए, वहां पे लोग फुटबॉल खेलते हैं, यू लाइक इट, ऑफ कोर्स यू लाइक फुटबॉल। आपने फुटबॉल को लेके हर चीज पढ़ ली, फुटबॉल के फैक्ट्स, फुटबॉल के लेजेंड्स, कब कौन से गेम में क्या हुआ था एंड ऑल दैट। तो एक तरीके से आपके दिमाग में अब फुटबॉल को लेकर बहुत सारे फैक्ट्स भर गए हैं, बट फैक्ट्स कलेक्ट करने के चक्कर में आप फुटबॉल खेलना तो भूल ही गए। इनफैक्ट ये जो रैंडम नॉलेज है, ये रैंडम जो ज्ञान है आप लोगों का, ये आपको अच्छे तरीके से फुटबॉल खेलने से रोक रहा है। बिकॉज जहां पे आप कुछ करने चलते हो, वेर एवर यू आर टेकिंग एक्शन, वहीं पर ये जो फर्स्ट हाउस केतु है, ये अपना ज्ञान लेकर आ जाता है कि यू नो दिस हैपन, दैट हैपन एंड ऑल दैट। सो इस वजह से स्टेप लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। इट बिकम्स रियली डिफिकल्ट टू टेक स्टेप्स फॉरवर्ड इन लाइफ। ऑफकोर्स अगर आप खेलोगे नहीं तो आपसे जो टीम है वो नाराज होगी या फिर आपको इन्वॉल्व नहीं करेगी। अगर आप इन्वॉल्व नहीं होगे तो आपको बुरा लगेगा ये जानते हुए कि मुझे इतना कुछ आता है, उसके बावजूद भी मुझे इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा है, मुझे मौके नहीं दिए जा रहे हैं। तो आपको तो ऐसा लगेगा कि मौके नहीं दिए जा रहे हैं, सामने वाले को ये लगेगा कि ये व्यक्ति सिर्फ गाल बजा रहा है, ये खाली ज्ञान दे रहा है, उसे प्रैक्टिकली अप्लाई करना नहीं चाहता। एंड ऑफ कोर्स केतु की आदत होती है कि वो बहुत जल्दी डिसएंचैंट हो जाता है, बहुत जल्दी वो बोर हो जाता है, चीज़ों पे उसका जो फोकस है वो खत्म हो जाता है। सो इवेंचुअली केतु इज लाइक आई एम नॉट इंटरेस्टेड, एंड केतु वहां से चला जाता है, वो उसमें और इंटरेस्ट नहीं लेता। या फिर ऐसा भी हो सकता है रिलेशनशिप के मामले में कि आप लोगों से मिले, सडनली उनकी लाइफ में आप एकदम से एक बहुत बड़ी प्रेजेंस रखने लगे, सडनली गुड मॉर्निंग गुड नाइट टेक्स्ट शुरू हो, 2 हफ्ते तक आप लोग डेट्स पे जा रहे हो, अच्छी खासी बातें हो रही हैं, एंड देन वन डे यू आर लाइक इट्स नॉट वर्किंग आउट बिटवीन द टू ऑफ अस। कुछ है जो मिसिंग है, कुछ मिल नहीं रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा। जबकि सच ये है कि अगर आपको वो इनिशियल केमिस्ट्री मिलती भी है, उसके बावजूद भी आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी किसी भी रिलेशनशिप को चलाए रखने के लिए, क्योंकि आप वो कमिटमेंट फिलहाल करने को तैयार नहीं है। इसलिए थिंग्स गेट रियली बोरिंग आफ्टर अ वाइल, एंड केतु फिर वहां से आपको डिटैच कर देता है। नौकरियों के साथ ऐसा हो सकता है, यू स्टार्ट एंड यू आर लाइक ऑल फायर्ड अप एंड सडनली केतु इज लाइक ना, नॉट इंटरेस्टेड, नहीं मन कर रहा, नहीं मन लग रहा, कुछ और चाहिए, कुछ और चाहिए, और सीखना है, और ज्ञान पाना है, और चीज़ें नई नई मुझे चाहिए। सो दैट बिकम्स रियली प्रॉब्लमैटिक। और यही प्रॉब्लमैटिक सिनारियोज जब आने लगते हैं ज़िंदगी में, तब चीज़ें और ख़राब होती हैं। पहले हाउस का केतु यही कोशिश करता है कि वो अपनी आइडेंटिटी को किसी प्रकार से डिसॉल्व करे, और जब राहु 7वें में जाता है तो वो दूसरों की तरफ भागने लगता है, लेकिन बहुत लंबे समय तक नहीं भाग पाता। ऐसे में लो सेल्फ एस्टीम के इश्यूज हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। That people do have low self-esteem. They feel like they are not good enough. Imposter syndrome के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, though it is a term used in psychology communities, but सच ये है कि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि जिस रोल में वो है जिंदगी में, वो रोल उनके लिए सही नहीं है, या फिर उस रोल में होना वो डिजर्व नहीं करते।
फॉर इंस्टेंस उन्हें ऐसा लगने लगे कि मैं हस्बैंड या वाइफ के रोल में हूँ, ये रोल मेरे लिए सही नहीं है क्योंकि मैं अच्छा हस्बैंड नहीं बन पा रहा हूँ, मैं अच्छी वाइफ नहीं बन पा रही हूँ, मैं अच्छे पेरेंट्स नहीं बन पा रहे हैं, लेट्स जस्ट चक दिस। और एट वर्क प्लेस आपको प्रमोशन मिला है पर अंदर से आपको खाली महसूस हो रहा है क्योंकि एक तरफ तो आप सोच रहे हो कि आप ये डिजर्व नहीं करते और दूसरी तरफ आपको घबराहट हो रही है कि अब क्योंकि आपका प्रमोशन हो गया है इसीलिए आपको पहले से कहीं ज्यादा कमिटमेंट करना पड़ेगा और आप वो कमिटमेंट करने के लिए राजी नहीं हैं। सो दैट इज वन ऑफ द थिंग्स दैट यू विल फेस। फाइनली एक तरफ से तो आप दूसरों के लिए रिफ्लेक्शन बनोगे यानी दूसरे की छाया बनने की कोशिश करोगे, बार बार आप ऐसे लोगों की तरफ जाओगे जो कि आपको लगता है कि मैं इनके जैसा हो सकता हूँ। सो आप यूट्यूब पे या दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर आप मोटिवेशन गुरुज को देख सकते हो, फिटनेस गुरुज एंड कोचेज एंड व्हाट नॉट, एंड यू लाइक यार इसके जैसा बनना है। बट नॉट फॉर टू लॉन्ग, क्योंकि राहु फोकस ही नहीं कर पाता 7th हाउस में। इसलिए जिन लोगों से मिलोगे थोड़े समय के लिए आप एकदम एन्चैंट हो जाओगे, थोड़े समय के लिए ऐसा लगेगा आप पे जादू हो गया है, उन्हीं की बातें करोगे, उन्हीं का सब कुछ करने लगोगे, लेकिन आफ्टर अ वाइल यू विल बी लाइक नहीं, देन यू विल फाइंड समबडी न्यू, देन यू विल फाइंड समबडी न्यू एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। तो एक तरफ से तो आप दूसरे की रिफ्लेक्शन बन रहे हो, लेकिन उसके साथ साथ ही आपके जीवन में जो भी लोग आएंगे, चाहे वो आपका परिवार हो, चाहे ये लोग आपके सगे संबंधी हो, चाहे आपका प्यार हो, आपके रिलेशनशिप हो, शादी हो, चाहे बिजनेस पार्टनर्स हो, चाहे वर्क प्लेस पे आपके लोग साथ जो लोग काम करते हो, चाहे डिजिटली भी आप किसी के संपर्क में आओ, आप नोट करोगे कि लोग आपको कई बार आईना दिखा रहे हैं, दे आर शोइंग यू द मिरर। फॉर इंस्टेंस आप लोगों के मन में कोई भ्रांति है। भ्रांति क्या है कि अगर एक व्यक्ति जो 40 साल का है, अगर उसके पास अपना घर नहीं है अपना बनाया हुआ और अपनी कार नहीं है, तो इसका मतलब कि वो व्यक्ति किसी लायक नहीं है, किसी काम का नहीं है। आप ऐसे लोगों को सुन रहे हो जो कहते हैं कि 30 साल तक फलाना फलाना हो जाना चाहिए, टिक मार्क्स हो जाने चाहिए। तो आप लोगों ने अपने मन में ये भ्रांति बना ली कि भैया यू आर यूजलेस इफ यू डोंट हैव अ कार। आपके पास इसका मतलब पैसा नहीं है, आप सक्सेसफुल नहीं हो। लेकिन हो सकता है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलो जिसके पास एक बहुत पुरानी कोई बिल्कुल एवरेज सी मारुति 800 टाइप की कार है, ऑल्टो है, मान लो ऑल्टो इज अ वेरी कॉमन कार। तो उस व्यक्ति के पास ऑल्टो है और आपकी नज़र में ये व्यक्ति किसी काम का नहीं है, ही इज वर्थ नथिंग। बट आपको रियलाइज होता है कि आप जिंदगी भर जितना पैसा नहीं कमा सकते उतना पैसा इस समय इस व्यक्ति के बैंक अकाउंट में पड़ा पड़ा सड़ रहा है एंड ही इज नॉट डूइंग एनीथिंग अबाउट इट। ही इज सक्सेसफुल और आपकी जो 18-20 लाख की कार है वो एक नहीं 50 खरीद सकता है। सो दैट इज द काइंड ऑफ मिरर दैट यू आर शोन। आपको इस तरीके से आईना दिखेगा। आपकी जो भ्रांतियां हैं, आपके मन में जो विचार हैं, उसके ठीक ऑपोजिट विचार आपको दिखने शुरू होंगे एंड मोस्ट ऑफ देम विल बी फॉर गुड। आपके अंदर की जो भी इनसिक्योरिटीज हैं, क्योंकि अगेन राहु तो यहाँ है ही, लेकिन उसके साथ साथ शनि फिर यहाँ एंटर करने वाले हैं, तो धीमे धीमे करके आप नोट करोगे कि लोगों के साथ आपके जो इंटरैक्शन है वो इंटरैक्शंस आपके अंदर जो कमियां हैं उनको बाहर निकाल कर ला रहे हैं एंड दे विल बी वेरी टफ इंटरैक्शंस। बहुत मुश्किल होगी क्योंकि आपको अपनी कमियां, अपने इश्यूज नजर आने लगेंगे और अपनी कमियां और अपने इश्यूज देखना किसी के लिए भी आसान नहीं होता, नो मैटर हु इट इज। और खास तौर पे ऐसी सिचुएशन में वेयर राहु इज मूविंग दिस वे, सैटर्न इज मूविंग दिस वे, और एक्लिप्सिस भी अगेन क्योंकि केतु और मीन राशि में राहु केतु हैं, कन्या और मीन राशि में, इसलिए सारे एक्लिप्सिस भी अगले 1.5 साल तक यही होंगे। तो ऑफ कोर्स बार बार लाइफ को रिफ्रेश करना, बार बार अपनी पर्सनालिटी को रिफ्रेश करना, ये आप लोगों के साथ होगा और आपको करना ही पड़ेगा। तो धीमे धीमे करके गेटिंग टू नो व्हाट यू आर डूइंग रॉन्ग, इवन द स्मॉलेस्ट ऑफ थिंग्स। एक और एग्जाम्पल देती हूँ, मे बी आपको शायद ज्यादा अच्छे से समझ में आए। हो सकता है कि आपको हर किसी बात पर डियर बोलने की आदत हो। लेट्स जस्ट से दैट आपको डियर बोलने की आदत है, जैसे कि जो जीता वही सिकंदर में देयर वाज दिस साइड कैरेक्टर हु यूज्ड टू से डियर ऑल द टाइम। सो आपको डियर बोलने की आदत है। स्कूल में चलेगा, चल जाएगा, कॉलेज में मे भी चल जाए, घर पे तो चली जाएगा, लेकिन क्या आपको लगता है कि प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में आप हर किसी को डियर बोल सकते हो? नो, यू विल बी चून एंड थ्रोन आउट ऑन द फर्स्ट डे। सो ये एक छोटा सा क्विप, ये एक छोटा सा
क्वर्क आपकी पर्सनालिटी का, ये आपको कहीं पर भी परेशानी क्रिएट कर सकता है। फॉर इंस्टेंस आप बहुत सेंसिटिव हो एंड योर सेंसिटिविटी ये वर्क प्लेस में जाकर, या आप मान लीजिए किसी नई जगह चले गए, नए लोगों में चले गए एंड यू स्टार्ट रियलाइजिंग कि आपको बहुत जल्दी जल्दी गुस्सा आ रहा है, आप बहुत जल्दी जल्दी खींच रहे हो, इस एंटाइटलमेंट, इसके लिए कोई जगह नहीं है। एंड आपको फिर अपने आप को करेक्ट करना पड़ेगा, बिकॉज घर पे तो मम्मी बना लेती है, प्रोफेशनल सर्कल्स में, बाहर की दुनिया में आपको मनाने कोई नहीं आएगा एंड यू विल हैव टू रियलाइज दैट यू आर रॉन्ग। मान लीजिए कि आपको हर चीज़ को पर्सनली लेने की आदत है। सो दिस हैपेंड विद मी राइट नाउ एक्चुअली, इसीलिए मुझे ध्यान आ रहा है। सो आई लेफ्ट अ ग्रुप, आई वॉज एडेड टू अ ग्रुप लॉन्ग बैक एंड आई लेफ्ट दैट ग्रुप बिकॉज वो इनएक्टिव था। अब क्योंकि वो ग्रुप लेफ्ट कर दिया, एंड एन इनएक्टिव ग्रुप, द पर्सन हु वॉज एक्चुअली वन ऑफ द एडमिन्स, ही गॉट ऑफेंडेड, ही टुक इट पर्सनली। जैसे कि ग्रुप को छोड़ना एक तरीके से उस व्यक्ति को छोड़ देना है, उस व्यक्ति को अबैंडन कर देना है, उस व्यक्ति को जीवन से हटा देना है, विच इज़ नॉट ट्रू ऑफ कोर्स। आप इतने बड़े बड़े इनएक्टिव ग्रुप्स रख के क्या करोगे? दे टेकिंग अप डेटा एंड स्पेस in your phone, so you just want to get rid of them, that's okay. So took it personally. Now because we know each other, we can of course handle it, there is no problem. लेकिन आपको लगता है कि किसी और सेटिंग में यही चीज़ सोचना that everything is personal, हर चीज़ जो कोई आपके आसपास के व्यक्ति कर रहा है वो पर्टिकुलरली आपको पिन पॉइंट करने के लिए है, आपको नीचा दिखाने के लिए है, आपको ह्यूमिलिएट करने के लिए। इफ़ यू हैव दैट काइंड ऑफ माइंड सेट, nobody is going to be your friend, no matter how good you are, और आप लोगों के बारे में कितना भी अच्छा सोचते हो। सो छोटे छोटे जो भी इश्यूज हैं, एंगर इश्यूज, आप कितनी जल्दी आपको गुस्सा आ जाता है, कितनी जल्दी आप अज्यूम कर लेते हो चीज़ें, बिकॉज ये चीज़ ज़रूर होती है कन्या राशि में, दे हैव दिस प्रॉब्लम ऑफ अजम्पशन। और ये चीज़ आपको ये जो मीन राशि है उसमें भी देखने को मिलेगी ना, डिफरेंट वे। मीन राशि लव्स टू जंप टू कंक्लूजन्स, वो बीच के प्रोसेस से गुजरना ही नहीं चाहती, दे जस्ट वांट टू जंप टू कंक्लूजन्स। एंड कन्या राशि, दे हैव अ हैबिट ऑफ अज्यूमिंग थिंग्स, कि चीज़ों को अज्यूम कर लेते हैं अपने हिसाब से। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स बिकॉज कन्या राशि 6th हाउस को रिप्रेजेंट करती है, 6th हाउस की एनर्जीज को रिप्रेजेंट करती है, इसलिए उनकी गलती नहीं है, बट फिर भी मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट बिकम्स एडवर्सेरियल। So they are not looking at glass half full, they are looking at glass completely empty on a lot of occasions. ऐसा होता है, that's okay, आपकी गलती नहीं है, but you can definitely work on it. So assuming things like it is directed at me, ये मेरे लिए हो रहा है, ये मुझे pinpoint किया गया है and all that, that's very common with Kanya Rashi. Then again, you're feeling bad, you're feeling problematic, but आपके अंदर एक desire है to couple, to be with somebody, किसी का शिष्य बनना, किसी का गुरु बनना, किसी ग्रुप का हिस्सा बनना। तो आप वो कड़वा घूंट पीते हो, वो फ्रस्ट्रेशन अपने मन के अंदर रखते हो एंड यू गो टू द नेक्स्ट प्लेस। व्हेन यू गो टू द नेक्स्ट प्लेस, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन ऑलरेडी बिल्ट अप है और आपने सीखा तो कुछ नहीं, इसीलिए आप फिर वही गलती करते हो। अगेन फ्रस्ट्रेशन कम्स एंड पाइल्स अप हियर। यू गो टू द थर्ड प्लेस, सेम मिस्टेक, अगेन फ्रस्ट्रेशन बिल्ड्स अप एंड पाइल्स अप हियर। सो व्हाट हैपेंस इज यू एंड अप बिकमिंग अ बिटर पर्सन। आपको रियलाइज नहीं होता, लेकिन बिटरनेस बढ़ जाती है, और फिर ये जो बिटरनेस है ये आपके आसपास के लोगों को महसूस होने लगती है। दे रियली गेट टू नो दैट समथिंग इज रॉन्ग। तो ऐसी चीजें हो सकती हैं, क्यों? क्योंकि राहु शनि तामसिक ग्रह हैं, तामसिकता के थ्रू अपना काम करते हैं। दैट्स प्रीटी ऑब्वियस दैट दे आर गोइंग टू डू समथिंग डिफरेंट इन योर लाइफ, बट दैट्स ओके, देयर इज नो प्रॉब्लम। आप लोगों को सिर्फ सीखना है और अपने आप को स्टेबल रखना है ना। हमने राहु और शनि की तो बात कर ली, केतु की बात कर ली, अब यहाँ पर गुरु की बात करना भी बहुत जरूरी है। दरअसल गुरु आपके 8वें घर में है, विच इज योर 8th हाउस, यानी एरीज। बहुत ही जल्दी ये आपके 9वें घर में भी चले जाएंगे। 9वें घर से फिर 10वें, 11वें, 12वें होते हुए आपके पहले घर में वो एंट्री करेंगे। यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है, ओकल्टिज्म सीखना इज नॉट रॉन्ग, यू कैन डेफिनेटली लर्न इट। एस्ट्रोलॉजी सीखना इज नॉट रॉन्ग, यू कैन डेफिनेटली लर्न इट। बस ये याद रखिएगा कि जो स्कॉर्पियो राशि है वो पानी की राशि है और फिक्स्ड राशि है। यहाँ गहराई की बात होती है कि आप किसी चीज में कितना गहरा उतर सकते हो। तो ऐसा नहीं है
कि आप रेकी के वीडियोस भी देख रहे हो, एस्ट्रोलॉजी भी देख रहे हो, न्यूमरोलॉजी भी देख रहे हो, टैरो भी देख रहे हो, नहीं। यू हैव टू पिक वन थिंग, बिकॉज 8th हाउस गुरु इज नॉट बैड एज सच, ऐसा कोई खराबी नहीं करता है, अनलेस एंड अनटिल आप गहराई अपने में क्रिएट करो। जिन लोगों के व्यक्तित्व में गहराई नहीं होती, जिनका व्यक्तित्व उथला होता है, वो हमेशा 8वें गुरु की वजह से प्रॉब्लम में फंसते हैं, और जिन लोगों के व्यक्तित्व में गहराई होती है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सो आप जो भी चीज सीखना चाहते हो जरूर सीखो, लेकिन गहराई पर फोकस करो। एस्ट्रोलॉजी सीखनी है तो क्रमबद्ध तरीके से एस्ट्रोलॉजी सीखो, प्रॉपरली सीखो, शुरू से शुरू करो, चाहे आपको कितना भी आता हो शुरू से शुरू करो, सो दैट अगर कुछ बेसिक स्पीच में मिसिंग रह गए हो, या कुछ चीजें जो शायद मे भी आपने सोची भी ना हो, या कुछ सवाल जो आपको लगता हो कि यार तो बहुत बड़े सवाल है एस्ट्रोलॉजी में, उनका जवाब अक्सर बहुत बेसिक चीजों में होता है। अगर आप सीख जाओगे तो यू विल रियलाइज दैट योर क्वेश्चंस आर नॉट दैट बिग क्वेश्चंस। ये इतने प्रोफाउंड क्वेश्चंस नहीं हैं जितना कि आपको लगते हैं। फॉर इंस्टेंस, आप समझें कि भैया फ्री विल होती है या नहीं होती, या खाली कर्म ही होते हैं, सब कुछ लिखा हुआ होता है। अगर आप एस्ट्रोलॉजी के बेसिक्स समझोगे तो आपको इसका जवाब मिल जाएगा। सो क्रमबद्ध तरीके से गहराई में उतर कर कोई चीज करिए एक साथ। डोंट स्ट्रेच योर सेल्फ टू थिन, हद से ज्यादा चीजों पे फोकस नहीं करना है। अगर आप रेकी भी सीख रहे हैं तो ऐसे नहीं कि 5, 7, 10 लोगों से एक साथ, कि इसका चैनल भी देख रहे हैं, उसका भी देख रहे हैं, इसके पास क्लासेस के लिए जा रहे हैं, नहीं। लर्न फ्रॉम वन पर्सन एट वन टाइम। दूसरे व्यक्ति की जब आपको नॉलेज मिलती है तो आप उसको एड ऑन कीजिए, ठीक है। फिल इन दोज ब्लैंक्स, थर्ड पर्सन फिलिंग दोज ब्लैंक्स। तो वो ब्लैंक्स जब आप फिल इन करना शुरू करते हो तो ये जो स्कैटर्ड केतु है, जो बिखरा हुआ केतु है, वो कहीं ना कहीं सेटल डाउन होने लगता है। और केतु बहुत अच्छा ग्रह है ज्ञान के मामले में, स्पिरिचुअल और आध्यात्मिक ज्ञान के मामले में। उसके बाद जुपिटर आपके 9वें घर में प्रवेश करेंगे। 9वें घर में जब जुपिटर प्रवेश करे, इनफैक्ट उससे पहले भी आपका फोकस 100% इस बात पर होना चाहिए कि आप लोग आध्यात्मिक और धार्मिक रूप से कितने मजबूत हैं। मैंने इस वीडियो के शुरू में ही कहा था कि स्टेबिलिटी चाहिए। हु इज द इन्फ्लुएंस एंड हु एम आई, मैं कौन हूं, मेरी इच्छा क्या है और मेरे ऊपर इन्फ्लुएंस क्या पड़ रहा है। अक्सर लोगों के लिए समझना मुश्किल हो जाता है, लेकिन जब वो स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर चलते हैं, अगेन धीमे धीमे, एक साथ बहुत सारे अलग अलग तरीके की स्पिरिचुअलिटी नहीं सीखनी, एक तरीका पकड़ो और उसके साथ साथ चलो। तो धीमे धीमे करके जब आप सीखते हो तो ये 9वें घर का गुरु फिर आपको अच्छे रिजल्ट्स भी देता है, फिर और स्टेबल बनाता है, लाइफ में ऑप्शंस को, चॉइसेस को लिमिट करता है, ताकि आप लोग सही रास्ते पर चल सको। आपके सामने गुरुओं को लेकर आता है जो आपको सही ज्ञान दे सकते हैं। आपके सामने ऐसे व्यक्तियों को ला सकता है जो कि कुंडली में चाहे मेंशन हो ना हो, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप से, फिर वो आपको नेगेटिवली आईना नहीं दिखाते, आपके अंदर के नेगेटिव्स नहीं दिखाते कि तुम में ये प्रॉब्लम है। इनफैक्ट वो लोग आपके अंदर के नेगेटिव्स को तो देखते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ही सही चीजें जो हैं, जो आपकी स्ट्रेंथ्स हैं, उन्हें भी दिखाते हैं। फाइनली जो आपके अंदर नेगेटिव्स हैं उन्हें बेहतर करने में आपकी मदद करते हैं। सो यू विल सी दैट व्हेन गुरु इज एक्चुअली ट्रांजिटिंग बिटवीन योर 9th and 10th हाउस, उस समय पे राहु विल बी मूविंग इनटू योर 6th हाउस। 6th हाउस में आप षड रिपुओं से लड़ रहे होंगे, काम, क्रोध, लोभ, एटसेट्रा एटसेट्रा। और 9वें घर का जो गुरु होगा वो आपको सपोर्ट कर रहा होगा, वो आपको वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा होगा, ताकि आप इन शत्रुओं से लड़ सकें, एंड देन उसके बाद यू कम आउट विक्टोरियस। ऑफ कोर्स लड़ोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा। और ये सारे का सारा जो इसकी जो पटकथा लिखी जानी है वो तब लिखी जाएगी जब शनि 6ठे में है, राहु 7वें में है और गुरु 8वें में है। यू कैन टोटली मेक दीज थिंग्स हैपन फॉर योर सेल्फ। एंड अगर आप नहीं कर पाएंगे तो प्रॉब्लम होगी। अगर आप लोग देखेंगे कि कन्या राशि वाले जो लोग पब्लिक फेसिंग हैं, मान लीजिए एक्टर हैं, तो वो ये नोटिस करेंगे कि भाई पब्लिक क्या चाहती है। ये नोटिस नहीं करेंगे कि मैं क्या चाहता हूं, पब्लिक क्या चाहती है, बिकॉज आप रिफ्लेक्ट करना चाहते हो ना कि सामने क्या हो रहा है। तो अगर उन्हें ये मालूम चलता है कि भाई लोगों को अब वो माचो मैन वाला लुक नहीं पसंद, उन्हें कोरियन ग्लास स्किन पसंद है, सो दे विल रियलाइज दैट ओके अब मुझे यहाँ शिफ्ट होना है, दिस इज नाउ व्हाट आई रिप्रेजेंट, एंड दे विल डू दैट। हालांकि लंबे समय तक नहीं कर पाएंगे क्योंकि फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, केतु को कमिटमेंट नहीं करता वो इतना ज़्यादा,
बट फिर भी दे विल बी डूइंग इट फॉर अ वाइल, एंड फिर जल्दी 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 चेंजेस आप लोगों को उनमें देखने को मिलेंगे. इनफैक्ट सेलिब्रिटीज़ क्या, आप लोगों में भी देखेंगे कि अपना जिस व्यक्ति के साथ वो हैं रिलेशनशिप में, या जिस व्यक्ति को वो यूट्यूब पे सुन रहे हैं, या जिस व्यक्ति के वो रील्स देख रहे हैं, उनका इन्फ्लुएंस एकदम से उनके ऊपर आ गया. सो मान लीजिए किसी पर्टिकुलर सेलिब्रिटी को या किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को देख रहे हैं, वो एक खास बात को यूज़ करते हैं, सडनली आपने भी वैसे ही बात करना शुरू कर दिया. So there was this very popular thing, right? Aao kabhi haveli pe types, something like that. So people were like, everybody was saying the same line for every single thing, which was stupid. But that's how it is. जब ये केतु राहु 7th, 1st and 7th का ये जो एक्सेस बनता है, तो आप ऐसे ही करते हो. You are affected by something and then आप हर चीज़ में फिर उसी को यूज़ करना शुरू करते हो जब तक कि वो घिस ना जाए. एंड जैसे ही वो घिस जाती है, then you want something new. Right? So these are a few things that are going to happen to you. Of course मैंने आपको बहुत ज़्यादा एक ओवरव्यू दिया है, बहुत ही जनरलाइज्ड ओवरव्यू दिया है, लेकिन अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो इस जनरलाइज्ड ओवरव्यू के थ्रू ही अपने जीवन में आप चेंजेस करने में सक्षम रहेंगे. ऑफ कोर्स आपके साथ एग्जैक्टली क्या होता है, दैट डिपेंड्स अ लॉट ऑन योर कुंडली, आपकी कुंडली पर निर्भर करता है. लेकिन ये जनरलाइज्ड ओवरव्यू के थ्रू आप लोगों को जो ब्रॉड नैरेटिव है वो समझने में आई होप की मदद मिल गई होगी. एंड क्योंकि आप लोगों को मदद मिल चुकी है, इसीलिए आई थिंक मेरा काम भी हो चुका है. सो प्लीज़ कीप योर आईज ओपन, प्लीज़ कीप योर ईयर्स ओपन. खास तौर पे क्रिटिसिज्म अगर आप लोगों को आ रहा है या कहीं पर आपको रोका जा रहा है कि नो दिस इज़ नॉट द राइट वे टू डू थिंग्स, लिसन, सुनो एंड ट्राई टू मेक दोज चेंजेस, बिकॉज 7th हाउस राहु आपको वो चेंजेस करने में मदद करेगा. एंड जितना आप अच्छे लोगों की संगत में रहोगे, अच्छा आप साथ रखोगे अपना, उतने ही अच्छे इन्फ्लुएंसेस आप लोगों के ऊपर पड़ेंगे. और ये केतु इन द 1st, राहु इन द 7th, ये आपको उल्टे रिजल्ट्स देने की बजाय सीधे रिजल्ट्स देगा, बिकॉज आप सत्संग एक तरीके से करोगे, सही लोगों का साथ करोगे, सही लोगों के विचार सुनोगे और सही लोगों के विचारों से इन्फ्लुएंस होंगे, स्पेशली इफ दे आर स्पिरिचुअल इन नेचर. सो गेट रेडी टू ओपन योर माइंड्स and don't feel everything is about you. It's not. Thank you so much for watching.